चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सबको क्लियर? यस सर। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले अपन देखा था विदाउट लॉसेस से कैसा आपका इक्विवेलेंट सर्किट होता है और किस तरीके से आपका इसमें फेजर डायग्राम बनता है। उसके बाद देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द ट्रांसफॉर्मर ऑन सेम कंडीशन नो लोड, लेकिन वहाँ अपन ने विद लॉसेस कंसीडर किए थे। विद लॉस में अपन ने दो करंट कंपोनेंट ले लिए थे वहाँ पे, आई म्यू और आई डब्ल्यू, और उनको ही अपन ने फेजर डायग्राम में और इक्विवेलेंट सर्किट में उसमें शो किया था। ठीक है। नाउ अब आज की क्लास में अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मर सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपने एक करंट I1 फ्लो कराया। करंट I1 जब फ्लो कराया तो उससे जो फ्लक्स आपको मिला 5-1, ये 5-1 फ्लक्स मिल गया आपको। सिमिलरली करंट I2 से जो फ्लक्स आपको मिला यहाँ पे वो आपको 5-2 फ्लक्स मिला, जो क्या है, फ्लक्स 5-1 को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपोज कर रहा है। क्लियर? नाउ सिमिलरली यहाँ पे अपन ने एक एडिशनल करंट फ्लो कराया है I1 डैश, जिससे कि जो 5-2 की वैल्यू है वो आपकी डिसिमेट हो गई है, मतलब वो नेग्लिजिबल हो गई है। तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो आपका इसमें क्लॉकवाइज ही चल रहा है। ठीक है। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट हो तो बताएं मेरे को। सॉरी। जैसा कि अपन इसमें बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका आएगा सेकेंडरी करंट की वजह से, तो अपना क्या हो गया यहाँ पे, उसका एक ओन एमएमएफ आया और एक ओन फ्लक्स आया। अब जो सेकेंडरी एमएमएफ आपको मिला, सेकेंडरी फ्लक्स जो मिला आपको, दैट इज द सेकेंडरी फ्लक्स जो करंट I2 की वजह से मिला है, phi2, ये क्या कर रहा है आपका, अपोज कर रहा है। इट अपोजेस द मेन फ्लक्स phi1। ठीक है। सेटअप बाय द एक्साइटिंग करंट, set up by the exciting current I1 according to the Lenz law। मतलब लेंज लॉ की वजह से जो फ्लक्स phi2 है वो क्या कर रहा है, आपके मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। ठीक है। क्लियर? तो इससे इसके बाद अपन क्या ले रहे हैं अपन, तो इसी की वजह से अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक कंसिडर किया है एडिशनल प्राइमरी करंट। लेट एडिशनल प्राइमरी करंट, एडिशनल प्राइमरी करंट बी I1 डैश। ठीक है। तो ये जो एडिशनल प्राइमरी करंट है, ये वाला एडिशनल प्राइमरी करंट I1 डैश, ये अपोजिट रहेगा किसके, I2 के। तो यहाँ पे ये जो एडिशनल I1 डैश आपके पास आया है, सो द एडिशनल करंट I1 डैश सेटअप एन एमएमएफ, ये क्या करेगा, एक एमएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जो क्या होगा आपका N1 I1 डैश। ठीक है। डेट प्रोड्यूसिंग फ्लक्स, जो क्या करेगा, आपको एक फ्लक्स देगा यहाँ पे, डेट प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स, जिसका नाम अपन दे रहे हैं यहाँ पे phi1 डैश।
phi1 डैश किसके डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन as that of main flux. And cancels, किसको कैंसिल करेगा बताएं, कैंसिल द फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स को कैंसिल करेगा ये, phi1 डैश, बताएं बेटा, phi2 phi2 डैश phi2 डैश तो लिया ही नहीं है phi2 को, ठीक है, phi2 तो लिया है यहाँ पे, दिस जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो phi2 लिया है अपन ने, है ना, phi1 सर। डैश वो तो क्या अपन, सर, वो नीचे लाइन थी ना सर, इस वजह से हाँ हाँ डैश कोई बात लगा। नहीं, नहीं ये phi2 मैंने है ना इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ये, है ना, cancel the flux phi2 produced by secondary MMF N2I. ठीक है, जिससे क्या मिलेगा आपको, इट मीन्स दैट यहाँ पे जो N1 I1 डैश की वैल्यू है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N2 I2. It implies that यहाँ पे जो I1 डैश की वैल्यू जो होगी हो जाएगी N2 by N1 इंटू I2. क्लियर, और अपन ये भी इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो I1 की वैल्यू और I1 डैश की वैल्यू वो एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, तो ये नियरली इक्वल भी इसको ले सकते हैं, दैट इज I1 इज इक्वल टू I1 डैश एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू N2 by N1 इंटू I2, है ना, जिससे जो आपका एक रिलेशन निकल के आ रहा है, जो अभी तक पूरा आ रहा है अपना, I1 by I2 इक्वल टू N2 by N1 and it is also called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, ठीक है। तो ऑन लोड कंडीशन में अपन ये वाली कंडीशन लेके चल सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली है कि फ्लक्स जो है वो आपके ट्रांसफार्मर के कोर में कांस्टेंट रहेगा, कहाँ से, नो लोड कंडीशन से लेके फुल लोड कंडीशन में, मतलब जो फ्लक्स आप नो लोड कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हैं वही फ्लक्स आप फुल लोड कंडीशन में भी इसमें ट्रैवल करा सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताएं मेरे को अभी। समझ आया कंसेप्ट ऑन लोड कंडीशन वाला सबको? बताए बेटा। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछें जल्दी फटाफट, तो अपन आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े। सर I1 और तो बराबर क्यों है? हाँ क्या पूछो पूनम चंद, फिर से बोलना। सर I1 और I1 डैश सर बराबर I1 डैश और I1 डैश की वैल्यू यहाँ पर ना नियरली इक्वल टू लिखा है इसको, मतलब इक्वल हो सकती है आपकी वैल्यू, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है क्योंकि एक एडिशनल करंट है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, मतलब जहां आपका I1 करंट फ्लो करा रहे हैं वहीं पे अपन I1 डैश फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली। चलिए अब अपन क्या देखेंगे इसमें, नाउ वी आर टेकिंग द, ये तो हो गया जब अपन सिंपल
जब ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं और उसको ऑन लोड कंडीशन ले रहे हैं। अब अपन इसमें क्या बात करेंगे, अब अपन इसमें बात करेंगे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, वी कैन आल्सो कॉल्ड द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, है ना। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो अपन ट्रांसफॉर्मर इसमें ले रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड ही अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक लाइन लिखिए आप सभी लोग, फिर मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर both the windings primary and secondary having finite resistances R1 and R2। मतलब अपन जब यहाँ पे आप एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो इसमें वाइंडिंग में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों ही साइड आपके रेजिस्टेंस रहेंगे R1 R2, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, which causes copper loss। ठीक है, कॉपर लॉसेस मिलेगा और वोल्टेज ड्रॉप भी मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप्स इन, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस जगह जो अप्लाइड वोल्टेज है, देयरफॉर जो अप्लाइड वोल्टेज अपन ले रहे हैं सर्किट का, जो अपन अप्लाइड वोल्टेज लेते हैं V1 की वैल्यू, दिस इज नॉट इक्वल टू E1। सिमिलरली क्यों, क्योंकि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों ही साइड आपके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको एक इम्पीडेंस की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आपको मिल जाएगा। तो अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा आप V1 इज नॉट इक्वल टू E1 एंड V2 इज नॉट इक्वल टू E2। ये दो कंडीशन अब आपकी चलेंगी जब अपन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। जब अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो आइडियल में तो आप V1 इक्वल टू E1 और V2 इक्वल टू E2 कर देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की अपन बात करते हैं जहाँ पे वहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ जो अपना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर अपन लेके चलते हैं। ठीक है, प्राइमरी साइड सबसे पहले तो आपका एक रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, फिर अपना एक रिएक्टेंस अवेलेबल रहता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है आपकी लाइक दिस। ये हो गया आपका इनपुट साइड, वो सप्लाई साइड है। सिमिलरली जो अपन यहाँ पे सेकेंडरी साइड में चल रहे हैं, यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी और एक रिएक्टेंस आपको मिलेगा, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर लोड। ये लोड से अपन कनेक्ट कर देंगे इसमें। समझ आया? ठीक है, अब मैं इसमें पैरामीटर्स बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा आपका V1। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका है दिस इज योर R1 रेजिस्टेंस, X1 रिएक्टेंस, करंट यहाँ पे हो जाएगा I1।
रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा आपका इम्पीडेंस, जिसको अपन Z1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा आपका E1 ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंड N1। तो प्राइमरी में कौन कौन से पैरामीटर हो गए आपके V1, R1, X1, Z1 जो R1 X1 से कंपेरिजन से मिला है, और हो गया आपका करंट I1 इसमें है आपका, E1 जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और N1 नंबर ऑफ टर्न्स। सिमिलरली तो सेकेंडरी में अपन चलेंगे N2 नंबर ऑफ टर्न्स, E2 ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना, क्लियर। I2 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, R2 X2, और ये R2 X2 ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी आपकी Z2, क्योंकि AC सर्किट है तो यहाँ पे इम्पीडेंस प्रेजेंट है R2 और X2 के कॉम्बिनेशन से। और लोड के साइड जो वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको V2 वोल्टेज, है ना। अब करंट है यहाँ पे और रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपके इसमें लोड प्रेजेंट रहेंगे। ये लोड मतलब ये वाला वोल्टेज ड्रॉप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, लोड नहीं वोल्टेज ड्रॉप। ये हो जाएगा I1 R1, सिमिलरली I1 X1, नाउ I2 R2, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप, और I2 X2। ठीक है, समझ आया सबको ये चीज क्या किया अपन ने? मतलब क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रहेगा उसमें आपका यहाँ पे अपन ये वोल्टेज ड्रॉप दिखाएंगे, यस सर। है ना। ये डायग्राम बनाइए सभी लोग, और इसी को अपन बोलते हैं, अभी यहाँ पे अभी अपन ने लॉसेस वाली पैरामीटर यूज नहीं किया है, लॉस वाला पैरामीटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे वो आपकी जो पैरेलल ब्रांच अपन ने यूज की थी ना आई म्यू और आई डब्ल्यू वाली, वो ब्रांच भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। So this is an equivalent circuit of actual transformer. Clear? अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है इसकी हेल्प से अपन अब जो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है इन दोनों की वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताते जाना, वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन लिखेंगे मतलब यहाँ से अपन V1 से चलेंगे और अपन चलेंगे E1 तक, और जो भी आपका ड्रॉप आएगा यहाँ पे, मतलब सिंपल यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एक तरीके का KVL लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो जो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हो जाएगी, मतलब V1 जो अपन लिखेंगे, द वैल्यू V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 R1, ठीक है, रेजिस्टेंस का ड्रॉप हो जाएगा जो आपका I1 R1 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपका जो आपका लीकेज फ्लक्स से जो आपका रिएक्टेंस की वैल्यू मिल रही है दैट इज प्लस, और जब भी रिएक्टेंस आता है तो उसमें आपका जो अपन एडिशन करते हैं वो अपन इमेजिनरी वैल्यू का एडिशन करते हैं। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई बताएगा इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, व्हाट इज द इक्वेशन इन दिस वोल्टेज, कोई बताने बनाने की कोशिश करो यहाँ पे। I1 X1 हाँ, I1 R1 प्लस I1 X1
I1 X1 तो आएगा, लेकिन उसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, कोई और बताएगा? di/dt। di/dt तो नहीं, वो तो अपना जब अपन रिएक्टेंस की एल के फॉर्म में लिखते हैं तब वैल्यू आती है अपनी। यहाँ पे अपन रिएक्टेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, लीकेज रिएक्टेंस। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपका लीकेज फ्लक्स की वजह से आपको मिलती है। तो ये जो वैल्यू है अपना रिएक्टेंस की वैल्यू, d/dt को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? याद करो, एसी सर्किट में जब रिएक्टेंस आता था उसको किस फॉर्म में लिखते थे अपन लोग इक्वेशन को? याद करें बेटा। सर I/X सर। हाँ, वेरी गुड। I/X तो है, ये तो पूनम चंद ने और रिधि ने बता दिया। तो उसके साथ जो वैल्यू आएगी और क्या आएगा इसमें? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कितने का डिफरेंस आता है? उसके करंट, रिएक्टेंस जब लेते हैं उसमें करंट और वोल्टेज में कितना डिफरेंस आता है आपका? 90 डिग्री का आता है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। Yes, ठीक है। sir. अब Yes, जब sir. 90 डिग्री का आता है तो उसको अपन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? डेट 90 डिग्री को जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। याद आया? यस सर। तो यहाँ पे यस सर, याद आया सर। इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे अब? JI2X2। अरे प्राइमरी साइड चल रहे हैं चिन्मय अभी। सर X1। हाँ, जे टाइम्स ऑफ I1 X1, ठीक है, प्लस E1। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी जब अपन प्राइमरी साइड की से बात कर रहे हैं। द टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है आपका V1 की वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू I1R1 प्लस जे टाइम्स ऑफ I1X1 प्लस E1। ठीक है, एक तो हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गई। जब अपन ने कब बात चली, जब अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी साइड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी साइड। ठीक है, और अब जब अपन सेकेंडरी साइड की बात करेंगे तो सेकेंडरी साइड की इक्वेशन के लिए अपन कहाँ से चलेंगे, कोई बताएगा? अब अपन कहाँ से चलेंगे? E2 से चलेंगे, क्योंकि आपको EMF E2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ जो अपन लिखेंगे, वी विल स्टार्ट द इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो E2 इज इक्वल टू, अपन सिंपल सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और इक्वल टू भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अपन ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे E2 से आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है कौन सी वैल्यू? I2R2 की वैल्यू और JI2X2 की वैल्यू। तो उससे आपको वोल्टेज मिल रहा है। तो सेकेंडरी साइड जो E2 होगा, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, बताएं? E2 इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि एक तरीके का ड्रॉप है ना, तो ड्रॉप हमेशा कम होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है ड्रॉप। हाँ बताओ क्या होगी E2 की वैल्यू? सर I2R2 माइनस JI2X2। सर ऐसा देखो कुछ। यहाँ पे रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस में हमेशा आपका प्लस जे आता है। जब कैपेसिटेंस हो जाता है तो वहां पे माइनस जे आता है। ठीक है, तो आई इजिकल टू अपन ने यहाँ पे लिखा लिया है, लिख दिया है। इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा ड्रॉप, वही आपका रिएक्टेंस रहेगा। अगर इन केस यहाँ पे मैं लिखता E2 माइनस I2R2 माइनस I2 जे माइनस JI2X2 इज इक्वल टू V2, तो तब माइनस वैलिड होता, क्योंकि अब यहाँ पे अपन E2 इज इक्वल टू I2R2 लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस जे टाइम्स ऑफ I2X2 प्लस V2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ E2 माइनस I2R2 माइनस जे टाइम्स ऑफ I2X2 इज इक्वल टू V2।
ये दोनों में से अपन कोई भी इक्वेशन इसमें यूज कर सकते हैं। समझ आया? मतलब जो आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, उस वोल्टेज ड्रॉप को अपन गिवन जो आपका यहाँ पैरामीटर्स है उससे सब्ट्रैक्ट करके सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 लिख रहे हैं तो इक्वेशन 1 को अपन ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ V1 माइनस I1R1 माइनस JI1, आप भी लिख लो यहाँ पे इक्वेशन 1 को और करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे V1, ये मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अपन ने इसमें क्या किया। क्या लिखने चाह रहे हैं अपन यहाँ पे और करके इसमें ये भी लिख सकते हैं, प्राइमरी साइड को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपना वोल्टेज ड्रॉप टोटल अपना V1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज V1 माइनस I1R1 माइनस J टाइम्स ऑफ I1X1 इज इक्वल टू E1। आप ये लिख सकते हैं इसमें। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो यूज, यहाँ क्या हो जाएगा आपका E2 माइनस I2R2 माइनस J टाइम्स ऑफ I2X2 इज इक्वल टू V2। आप समझ आया? यस सर। ठीक है ना? मतलब अपन को जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना है अपने इंड्यूस ईएमएफ से, या वोल्टेज ड्रॉप जो भी आपका गिवन, जिस भी गिवन साइड आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम और इक्वेशन सब लोगों ने लिख लिया? इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछें अभी। सर प्राइमरी साइड की ओर वाली इक्वेशन में माइनस जाना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, माइनस आएगा, सॉरी वो मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया। वेरी गुड, ये माइनस J, क्योंकि ये ड्रॉप है ना, जो ड्रॉप हमेशा कम होगा। माइनस, और वी कैन ऑल्सो यूज दैट इक्वेशन, जैसे अपन यहाँ पे इसका ड्रॉप लिख रहे हैं V1 माइनस I1R1 माइनस J टाइम्स ऑफ I1X1 इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अपन चले, अपन ने इसका V1 से पूरा ड्रॉप हटाया और इससे क्या मिल गया आपको, EMF इंड्यूस मिल गया, मतलब E1 क्या EMF इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बाइट अपन ने क्या लिखा कि जब आपने E1 से आपको जब E2 मिला, तो E2 से जब अपन ने ड्रॉप हटाया अपना, है ना, ड्रॉप को रिमूव किया यहाँ पे, दैट इज E2 माइनस I2R2 माइनस J टाइम्स ऑफ I2X2, इससे क्या मिल गया आपको, V2 की वैल्यू मिल गई, लाइक दिस। ठीक है ना? इस तरीके से अपन अपनी इक्वेशन को समझते हैं, है ना। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है कि जैसे अपन रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू कर रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज द पैरामीटर ऑफ इम्पीडेंस, है ना। तो इम्पीडेंस का पैरामीटर कैसे आएगा यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सो द इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो ये अपन इक्विवेलेंट सर्किट में इम्पीडेंस को भी यहाँ पे शो किया हुआ है। तो द इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, तो Z1 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी R1 प्लस JX1। ठीक है, सिमिलरली जब अपन इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करेंगे, so that is given by Z2, और उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी R2 प्लस JX2। क्लियर? तो इस वैल्यू को अपन को लेके इसमें चलना पड़ता है।
समझ आ गया? ये तो होगा आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर। अब अभी क्या किया था अपन ने यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन, मतलब वोल्टेज इक्वेशन को समझने के लिए अपन ने ये वाले मेथड यूज किए थे, जिससे अपन को ये समझ में आ जाए कि जो अपना ड्रॉप आते हैं, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू को, उसको अपन किस फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं। अब फाइनली जो अपन अब यूज करेंगे अपन, अब फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें अपन सारी की सारी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, जिसको अपन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। और ये वही है, आपका ऑन लोड ही है ना? तो इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं अपन, फिर से बताता हूँ आपको। देखो, R1 और X1 तो अपन यूज कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अपन ने ये जो लॉस वाली ब्रांच है, उस ब्रांच को भी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ पे, और यहीं पे इसी तरीके से आपका सेकेंडरी साइड में पैरामीटर तो वही रहेंगे आपके, R2 और X2। यहाँ इसमें लोड कनेक्ट कर दिया, तो इसके नॉर्मल कैसे कर लेंगे, आप लोग भी बनाओ इसको। V1 R1 X1, करंट यहाँ सबसे पहले अपने फ्लो कराया यहाँ पे I1, ठीक है। आप मुझे बताएं इस ब्रांच के नॉर्मल प्लेचर क्या होंगे जो अपन पहले में कनेक्ट करी है। यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कराया था आपने, कौन सा करंट फ्लो कराया था, बताएं बेटा। तो आई म्यू तो अंदर आएगा, यहाँ पे सबसे पहले I0 फ्लो कराया था अपन ने, नो लोड करंट, है ना। रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो कराया था, IW IW। और रिएक्टेंस में I म्यू आई म्यू I म्यू, और इसको अपन नाम दे देते हैं ये X0 और ये R0, ठीक है। तो ये है आपका EMF इंड्यूस, E1 EMF इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से जो अब करंट जो फ्लो होगा वो आपका I1 डैश करंट फ्लो होगा, जो एडिशनल करंट आपने फ्लो कराया, ठीक है। I1 तो आपका प्राइमरी करंट है ही, I0 क्या हो जाएगा आपका नो लोड करंट, है ना, जिसको अपन एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, जिससे अब, क्योंकि ट्रांसफार्मर सबसे पहले अपन नो लोड से फिर लोड पे जाते हैं, तो नो लोड में इनिशियली I0 आएगा, फिर ऑन लोड जब अपन जाएंगे फिर अपन को यहाँ पे I1 डैश मिलता है। और जब सेकेंडरी पैरामीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाएगा आपका EMF जो इंड्यूस हो गया वो E2 EMF इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली I2 करंट, R2 रेजिस्टेंस, X2 रिएक्टेंस, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका V2। लोड में जो करंट फ्लो होगा वो वही करंट होगा जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर में I2। तो सेकेंडरी साइड अपन I2 करंट फ्लो करा रहे हैं ना, वही करंट आपका लोड में फ्लो हो रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना। पिछली स्लाइड में अपन ने लॉसेस वाली, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो ये डायरेक्ट यही वाला मैं आपको बना के समझा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपन ने ये देखा कि एक्चुअल में जब अपन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू भी प्रेजेंट रहती है, और उसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे मिलता है वो चीज़ फिर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपना एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट आपको कंप्लीट मिलता है वो इस तरीके से आपका बनता है। जब भी आप कभी कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पैरामीटर्स हैं, चाहे मैं इसको IW बोलूँ, चाहे I म्यू बोलें, चाहे R0 बोलें, तो ये अपन को सबको पता है कि ये क्या चीज़ है।
ठीक है, आई डब्ल्यू को अपन ने क्या बोला था, दिस इज योर आयरन लॉस कंपोनेंट, है ना। आई म्यू को आपने बोला था दिस इज योर करंट, आयरन लॉस कंपोनेंट नहीं, आयरन लॉस करंट, सॉरी कंपोनेंट तो नो लोड का आएगा, याद है कि नहीं, आई म्यू आई डब्ल्यू आई म्यू। तो अब इसका यूज यहाँ पे हुआ है, अपन ने किया है आयरन लॉस करंट, आई म्यू हो जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, the value of R naught is non inductive resistance और X naught क्या है आपका प्योर रिएक्टेंस। ठीक है, किसी किसी बुक में आई डब्ल्यू को आई ई से भी इंडिकेट किया होगा, लिखा हो सकता है आई ई से, और आई म्यू को आई एन से, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट को आई एन से भी बता सकते हैं, और यहाँ पे आयरन लॉस कंपोनेंट को अपन इसमें किससे इंडिकेट कर सकते हैं, अपन आई डब्ल्यू से। ठीक है, ये समझ आए पैरामीटर्स? किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अब अपन इसमें एक चीज और इसमें देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में ही, वो अपन क्या करेंगे कि जब आप इक्विवेलेंट सर्किट को रिफर्ड करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने वाइंडिंग यूज की हुई है, ठीक है। अब जब अपन यहाँ पे वाइंडिंग यूज ना करके व्हेन जब वाइंडिंग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो सेकेंडरी के पैरामीटर हैं अपने, जैसे R2 है और X2 है, अब इस सेकेंडरी के पैरामीटर को अपन प्राइमरी साइड रिफर्ड करेंगे। तो जो रिफर्ड जो होगा वो अपन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो K की वैल्यू है उसकी हेल्प से अपन इसको रेफर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट of transformer when referred to primary side। ठीक है, प्राइमरी साइड का मतलब ये है कि जो आपके सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स हैं उनको अपन प्राइमरी साइड ले आएंगे। तो इस टाइम पे जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो अपन एज इट इज बनाएंगे, दैट इज R1 X1, है ना। यहाँ पे आपका R0 X0, ये आपका सेम बना रहेगा यहाँ तक आप बनाइए फटाफट, फिर मैं आगे बनाता हूँ। ये हो जाएगा आपका V1, है ना, R1 X1, या I1 करंट फ्लो करा रहे हैं अपन, I1 डैश, I0, R0 X0, IW IMU। इतना बना लिया सबने? सर R1 X1 को सकते हैं, कोई आगे पीछे हो जाए तो। फिर से बोलना, पुनः क्या? सर जो R1 X1 है, हाँ हाँ सर अगर वो आगे पीछे लग जाए तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन क्योंकि अपन इनिशियल यहाँ से ये देखते हैं, एक्चुअली क्या है ना, ये तो एक तरीके की वो है आपकी सप्लाई लाइन है। तो सप्लाई लाइन है या आपका सिंपल जो आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर जो अपन सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो कंडक्टर अपन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस करंट उसमें, और उसमें उसी में आपकी X1 की वैल्यू,
ये दोनों वैल्यू आपकी इसमें प्रेजेंट है, मतलब लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों ही प्रेजेंट है, ये हम बताना चाह रहे हैं इसमें अपन। ठीक है, तो अब इसमें अपन क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस था उसको अपन ने रिफर्ड कर दिया प्राइमरी साइड, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये होगा रेजिस्टेंस, और ये अपना यहाँ पे लोड है। अब मैं एक एक करके आपको ये सारी वैल्यूज बताऊंगा ये कैसे होंगी। तो जो आपकी यहाँ पे जब अपन इस वैल्यू को सेकेंडरी को अपन प्राइमरी साइड लाएंगे तो उस टाइम पे जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको अपन नाम किससे देंगे, वी कैन कॉल इट एज R2 डैश। ठीक है, वहाँ पे R2 था, यहाँ पे R2 डैश हो जाएगी, और इस R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ R2 डैश इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है N2 बाय N1 उसको यहाँ पे अपन N1 बाय N2 यूज कर रहे हैं। क्यों, जो भी आपकी ऊपर की साइड पैरामीटर यूज N1 अपन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अपन इसको प्राइमरी साइड ले जा रहे हैं। अगर अपन प्राइमरी साइड के कंपोनेंट को सेकेंडरी साइड ले जाते तो अपन N2 बाय N1 यूज करते। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, यही चीज रिएक्टेंस के साथ होगी यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ यहाँ पे जो होगी X2 डैश की जो वैल्यू होगी, डेट वैल्यू इज इक्वल टू पुराना वाला रिएक्टेंस जो अपने प्राइमरी सेकेंडरी साइड था, X2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अपन प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं इसको, तो N1 अपॉन N2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, like this, and this is your load. मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये सब चीज़ें अपनी कैसे आई हैं। ये सब चीज़ें अपनी कैसे आई हैं, ये इस तरीके से आई हैं। जैसे मान लीजिए R2 डैश की जो वैल्यू होगी अपनी, द वैल्यू ऑफ R2 डैश दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन K स्क्वायर, है ना। K क्या है यहाँ पे आपका, द वैल्यू ऑफ K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको अपन यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो द वैल्यू ऑफ K इज N2 बाय N1, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, जो अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं सेकेंडरी को प्राइमरी में, तो यही चीज़ अपन यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सिमिलरली जो X2 डैश की वैल्यू जो है हो जाएगी यहाँ पे X2 अपॉन K स्क्वायर, लाइक दिस। V2 डैश जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा V2 अपॉन K, है ना। और जो सेकेंडरी करंट है आपका वो आपका, क्योंकि यहाँ पे I1 डैश ऑलरेडी है और ब्रांच आपकी एक ही है, आप देखिए यहाँ पे अपनी ब्रांच एक ही हो रही है, मतलब यहाँ पे अगर अपन को I2 करंट निकालना है तो द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू I1 डैश अपॉन K, क्योंकि ये आपका गिवन है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ जो अपना करंट फ्लो जो अपन करा रहे हैं, वैल्यू ऑफ I1 डैश, इसको अपन we can also use this as I1 dash equal to I2 multiply by N2 by N1, मतलब I2 multiply by K कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये I1 डैश जो आपका आ रहा है, अगर मान लीजिए मैं इसको I1 डैश को लोड में फ्लो कराता हूँ, ठीक है, तो जो I1 डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी I2 जो आपका सेकेंडरी साइड करंट फ्लो हो रहा था वो, मल्टीप्लाई बाय N2 बाय N1, ये इस तरीके से होगा, है ना। और जो वोल्टेज जो अब यहाँ पे गिवन रहेगा वो हो जाएगा आपका V2 बाई K। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरी थिंग्स या इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो भी है
ट्रांसफॉर्म टू प्राइमरी साइड। मतलब यहाँ अपन क्या करना चाह रहे हैं, वी कैन ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी साइड इनटू द प्राइमरी साइड। इसमें अपन इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछें अभी। अपन ने यहाँ पे किसका यूज किया है, वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब के की वैल्यू का यूज किया है, जिसकी वैल्यू को अपन ने डिफाइन किससे किया है, n2/n1 से। n2/n1 इसको डिफाइन किया है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू को। यही चीज जब अपन प्राइमरी से सेकेंडरी में करेंगे तो उस टाइम पे जो आपके यहाँ पे जो पैरामीटर्स है r1 x1 की पैरामीटर की वैल्यू है वो आपकी r1 डैश और x1 डैश हो जाएगा। बना लिया सबने ये डायग्राम और एक क्वेश्चन लिखी। मतलब सेकेंडरी का जब प्राइमरी से करेंगे, प्राइमरी साइड करेंगे तो अपन डिवाइड करेंगे के स्क्वायर का, और जब प्राइमरी साइड की कंपोनेंट को सेकेंडरी में रिफर करेंगे तो उस टाइम अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर से। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो r1 r2 डैश और r1 r2 डैश और x1 x2 डैश, अब अपन इन सब को कंबाइन कर देंगे। जैसे अपन ने इसको कंबाइन किया तो जो आपकी यहाँ पे इक्वेशन बनी वो आप जो आपका इक्वेशन नहीं सॉरी सर्किट बना वो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए जैसा वो कह रहा था अभी पूनम चंद की, अपन पहले बना सकते हैं, तो ये मैंने पहले बना लिया है ना, पहले बाद में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं सर, लिंक सीरीज में ये तो पहले। हाँ ये तो पैरेलल में है ना, इसमें ये है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा r1, यहाँ पे r2 डैश हो जाएगा, सिमिलरली x1 और x2 डैश हो जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी कंपोनेंट जो अपन लिए थे वो अपन ने प्राइमरी साइड अपन ने रिफर कर दिया। ठीक है, मतलब V1 वोल्टेज, I1 करंट, I1 डैश, I0, ये तो आपका यहीं पे ही थे, IW, Imu, R0, X0। बस अपन ने जो यहाँ पे ये बनाए थे ना, यहाँ पे इनको अपन ने यहाँ पे यूज कर दिया। मतलब ये हो गया आपका R1 R2 डैश, समझे, X1 X2 डैश, और ये R1 प्लस R2 डैश, ये इस कंपोनेंट को, पूरे कंपोनेंट को अपन किससे इंडिकेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट कंपोनेंट बाय REP। ठीक है, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, और इसको अपन XEP से, है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ REP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश एंड द वैल्यू ऑफ XEP इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश। तो यहाँ पे क्या है, REP जो अपना हो रहा है ये क्या है आपका, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, इसीलिए अपन यहाँ पे इसको P से इंडिकेट कर रहे हैं, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। और XCP क्या हो जाएगा, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। ये हो जाएगा वो रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा रिएक्टेंस। ठीक है, अब कल की क्लास में आप लोगों को व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड
इसका एक बार पढ़ के आना है और यहाँ पे मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? समझ आया? जिस तरीके से अपन ने प्राइमरी को सेकेंडरी को प्राइमरी में रिफर किया है, कल आप लोग प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर करके बताना। समझ आया? मतलब उसमें जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, अगर मान लीजिए इसी को मैं डायग्राम को बताता हूँ, व्हेन रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो हो जाएगा वो आपका R1 डैश प्लस R2 X1 डैश प्लस X2, और जो वैल्यू आज मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, RES और XES। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो सब लोगों का होमवर्क है, ये जरूर करके आइएगा। व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी साइट, इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी साइट, ये करके आना है ना? इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन इश्यू का, उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। And we can also use ग्यारहवें क्लास है ना बेटा आपकी आज की नहीं है? क्लास है 11 बजे आज? यस सर DM। चलो ठीक है, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल पढ़ के आना सब लोग। दिस इज इक्विवेलेंट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप लोग क्लास के लेफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू। थैंक ये यू मैं आप सर। लोगों से शेयर कर दूंगा अभी, ये वाली प्रेजेंटेशन है ना, तो एक बार और देख लेगा आप लोग ओके कल की क्लास में। इसमें ये इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, ये कल देखेंगे, है ना? इसको सभी लोग पढ़ के आना एक बार। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।